नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS के संपूर्ण ज्ञान पे। और आज फिर से हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 का ये हमारी दुनिया बुक का इकाई 1 का घ का ये दूसरा भाग है। इससे पहले हम लोगों ने एक भाग को पढ़ लिया था, यहाँ तक की पढ़ाई हम लोगों ने कर ली थी। अब इसके आगे का पढ़ाई हम लोगों को करना है। तो इसके आगे के अध्याय को स्टार्ट करने से पहले, इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इससे पहले के क्लासेस को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं। बिहार बोर्ड हमारी दुनिया का क्लास 8 का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें जाके आप इससे पहले के क्लासेस को देख पाएंगे। तो पहले आप इसको देख लें, उसके बाद जाके प्लेलिस्ट में फिर इससे पहले के क्लासेस को आप देख लेंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को जब आप वॉच करते हैं तो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र राज्य से पश्चिम अरब सागर में मुंबई हाई प्रमुख उत्पादन केंद्र है। क्या चीज़ का? तेल का उत्पादन केंद्र है। कहाँ? महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम में। ये जो आप देख पा रहे हैं इसका ये पश्चिमी भाग जो समुद्री एरिया है, यहाँ पे क्या है? मुंबई हाई नाम से वो प्रमुख उत्पादन केंद्र है। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक जलमंच बनाया गया है। एक जलमंच यानी जल के ऊपर, समुद्र के ऊपर एक जगह को बनाया गया है जहाँ से कि तेल का खनन किया जाता है, जो तेल खनन का काम करने में मदद करता है। देश के पूर्वी भागों में कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी नदियों के बेसिन में विशेष रूप से नारीमानन एवं कोविल कप्पल में तेल मिले हैं। कहाँ मिले हैं? देश के पूर्वी भागों में। कहाँ? कृष्णा और गोदावरी और कावेरी नदियों के बेसिन में क्या मिले हैं? तेल के भंडार मिले हैं। ये नारीमानन एवं काविल कप्पल में तेल मिले हैं। इसके अलावा पश्चिमी राज्य राजस्थान, ये जो राजस्थान का भाग है, यहाँ पे भी क्या है? बाड़मेर के बेसिन में मंगला क्षेत्र में तेल मिला है। ये जो राजस्थान का भाग है, यहाँ पे बाड़मेर का जो क्षेत्र है वो उसमें मंगला नाम के जगह पे वो तेल का भंडार मिला है। ये सभी कच्चा तेल उत्पादक केंद्र हैं। कच्चा तेल अशुद्ध तेल होता है, इसलिए इन उत्पादित तेलों का शोधन कर इसे विभिन्न उपयोग के लायक बनाया जाता है। क्या होता है? कच्चा तेल जो जमीन के नीचे पाया जाता है, ये प्राकृतिक तेल है, तो इसको यूज के लायक यानी डीजल बनाया जाता है, पेट्रोलियम बनाया जाता है, किरोसिन बनाया जाता है। तो इसको यूज के लायक बनाने के लिए शोधन केंद्र यानी शोधन संयंत्र लगाए जाते हैं, जिन संयंत्रों की मदद से इसको फिर से इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है। तो ऐसे शोधन तेलों केंद्रों को क्या कहा जाता है? तेल परिष्करण या तेल शोधनशाला या तेल शोधक संयंत्र ऐसे भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? सिर्फ तेल परिष्करण या फिर तेल शोधनशाला। लेकिन और आप इसको क्या बोल सकते हैं? तेल शोधक संयंत्र बोला जाता है। देश में 18 से अधिक तेल शोधनशालाएं कार्यरत हैं। पूरे भारतवर्ष में 18 से अधिक तेल शोधन जो उद्योग हैं वो कार्यरत हैं यानी काम कर रहे हैं, तथा निजी क्षेत्र के भी कई केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। निजी मतलब सरकार से स्वतंत्र रूप से काम करने वाले जो निजी कहलाते हैं, वो भी कई ऐसे हैं जो कि तेल शोधन का कार्य करते हैं। बिहार में बरौनी ऐसा ही एक तेल शोधनशाला है। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं, ऐसा कहकर सुखविंदर ने अपनी बात खत्म कर दी। तो क्या है? बिहार में जो ये बरौनी का तेल शोधक संयंत्र है या तेल शोधनशाला है या तेल परिष्करण संयंत्र जो है, कारखाना जो है, वो क्या है? वो कच्चे तेल को वो उपयोग के लायक बनाने का एक कारखाना है हमारे बिहार के बरौनी में। अब देखिए, उद्घोषक की आवाज़ गूंजी। अब आपके समक्ष सुनीता अपनी बात रखेगी। ये ऊर्जा के कई अन्य स्रोतों की और आपका ध्यान आकृष्ट करेगी। ऊर्जा चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके और दूसरे स्रोतों को और दूसरे विकल्पों पे ये आपका ध्यान आकृष्ट करेगी, मतलब आपको उसके बारे में जानकारी देगी।
सुनीता सधे कदमों के साथ, मतलब सधे कदम मतलब सहमे हुए कदमों से धीरे धीरे चलते हुए मंच पर पहुंची, माइक संभाला और कहना शुरू किया, आदरणीय शिक्षकगण, अतिथियों एवं साथियों, ऊर्जा के कई स्रोत हैं जैसे प्राकृतिक गैस। अब देखिए, ये प्राकृतिक गैस किसको बोलते हैं? जो हमको प्रकृति से प्राप्त होता है, जो हम अपने घरों में गैस से खाना पकाते हैं, वो जो गैस है वो क्या है? वो प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ है, हमने इसको नहीं बनाया है, हम उसको यूज के लायक बनाते हैं, लेकिन वो प्राप्त हमको कैसे होता है? प्रकृति से प्राप्त होता है, तो वो प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस का उपयोग मोटर गाड़ियों को चलाने, खाना पकाने, विद्युत उत्पादन, मशीन को चलाने के लिए किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस का कुल भंडार 700 अरब टन है। भारत में प्राकृतिक गैसों का कुल भंडार कितना है? 700 अरब टन। और देश में कुल 3340 किलोमीटर गैस पाइपलाइन द्वारा वितरण एवं विपणन किया जाता है। इसका क्या है? 3340 किलोमीटर तक जो है गैस को एक जगह से दूसरे जगह जमीन के अंदर अंदर पाइपलाइन के द्वारा वितरण एवं विपणन किया जाता है। इसके अंतर्गत हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, ये क्या है? हजीरा से विजयपुर जगदीशपुर जो गैस पाइपलाइन है, इसका 1730 किलोमीटर है लंबाई, और सबसे लंबा गैस पाइपलाइन यही है। कौन सा? विजयपुर से जगदीशपुर जो गैस पाइपलाइन आया है वो सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। अब देखिए, जल विद्युत। जल विद्युत क्या है? देश में जल विद्युत का पहला संयंत्र 1897 में दार्जिलिंग में लगाया गया था। कब लगाया गया था? जल विद्युत मतलब पानी से बिजली बनाने का जो संयंत्र है वो सबसे पहले कब लगाया गया था? 1897 ईस्वी में। और कहाँ है वो? दार्जिलिंग में है। और बाद में कावेरी नदी के शिवम सुंदरम कर्नाटक में, कावेरी नदी जो कर्नाटक में उसमें शिवम सुंदरम पे ये जल विद्युत केंद्र है में इसका सफल एवं व्यवस्थित उत्पादन शुरू हुआ। इसके बाद देश में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं द्वारा कई जल विद्युत उत्पादन केंद्र विकसित किए गए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बोलने का मतलब है कि सिर्फ बिजली का उत्पादन ही नहीं, बिजली के उत्पादन के साथ साथ सिंचाई का काम भी करने के लिए जो अलग अलग उद्देश्यों से जो बांध बनाए गए उनको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना नाम दिया गया। तो वहाँ पे जल विद्युत उत्पादन केंद्र विकसित किया गया है। इसमें भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है, दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, रिहंद परियोजना सोन नदी पर है, हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इन परियोजनाओं में हीराकुंड परियोजना विश्व की सबसे लंबी बांध वाली परियोजना है। हीराकुंड परियोजना क्या है? विश्व की सबसे लंबी, यानी बांध के इस साइड से इस साइड की जो लंबाई है वो सबसे अधिक है, विश्व में सबसे अधिक है। जबकि भाखड़ा नांगल 225 मीटर ऊंचाई है, मगर भाखड़ा नांगल जो डैम है उसकी ऊंचाई जो है वो 225 मीटर की ऊंचाई है। तो ऊंचाई के मामले में भाखड़ा नांगल सबसे ऊंचा है, और हीराकुंड जो है वो विश्व की सबसे लंबी बांध है जो बिजली उत्पादन का संयंत्र जिस पे लगा हुआ है। पानी के प्रेशर से टरबाइन को चलाया जाता है और उससे फिर बिजली उत्पादन होती है और उसको फिर दूसरे जगहों पे सप्लाई किया जाता है, जो सिर्फ पानी से चलता है, जिसमें कहीं से ना हम कोयला का इस्तेमाल करते हैं, ना हम डीजल का इस्तेमाल करते हैं, ना पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं, ना गैस का इस्तेमाल करते हैं, ना हम परमाणु का इस्तेमाल करते हैं। वो बांधों में पानी को जमा करके और फिर एक सकरे रास्ते से पानी को निकाला जाता है और उसमें टरबाइन लगाया जाता है। तो पानी बहुत तेज गति से बाहर निकलती है, जिससे वो टरबाइन को घुमाने लगता है और उससे जो डायनेमो लगा होता है जो बिजली उत्पादन करता है, वो डायनेमो घूमता है और बिजली उत्पादित होती है और उसको फिर सप्लाई किया जाता है। अब देखिए, ताप विद्युत। ताप विद्युत क्या है कि हम गर्मी से, उष्मा से जो विद्युत उत्पादन करते हैं। तो उष्मा से विद्युत कैसे उत्पादन करते हैं कि हम उष्मा से जल को गर्म करते हैं,
बड़े बड़े भट्ठियों में पानी को देके और नीचे से उसको हीट किया जाता है, और जब वो गर्म होता है तो उससे जो भाप निकलती है उससे फिर से उसको चलाया जाता है, और उस भाप की ताकत से फिर से डायनेमो को घुमाया जाता है और फिर डायनेमो से बिजली निकलती है। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की सहायता से उत्पादित बिजली को ताप विद्युत कहा जाता है। जल विद्युत क्या हुआ? जो सिर्फ जल से, मतलब जल शक्ति का, पानी की शक्ति का इस्तेमाल करके जब हम टरबाइन को चलाते हैं और उससे जो बिजली बनता है उसको क्या बोलते हैं? जल विद्युत बोलते हैं। और जब हम हीट यानी ताप यानी उष्मा, वो उष्मा हम किससे प्राप्त करते हैं? कोयले से, पेट्रोलियम से या फिर प्राकृतिक गैस से। तो ऐसे बिजली को क्या कहते हैं? ताप विद्युत। तो कहीं पे ताप विद्युत संयंत्र होते हैं, कहीं पे जल विद्युत संयंत्र होते हैं, कहीं पे परमाणु विद्युत संयंत्र होते हैं। तो अलग अलग तरह के विद्युत संयंत्र हैं। आगे और पढ़ेंगे तो और जानकारी प्राप्त होगी। देश के प्रमुख ताप विद्युत केंद्रों में कहलगांव, कोरबा और सिंगरौली, फरक्का, तालचर, बरौनी, ओबरा, नासिक, पतरातू, बोकारो प्रमुख है। क्या है ये? तो देश में जो प्रमुख ताप विद्युत यानी उष्मा से जो चलाया जाने वाला संयंत्र है, बिजली उत्पादन करने वाला जो केंद्र है, वो क्या है? कहलगांव है, कोरबा है, सिंगरौली, फरक्का, तालचर, बरौनी, ओबरा, नासिक, पतरातू, बोकारो प्रमुख हैं। ये सभी क्या हैं? ये ताप विद्युत हैं। अब परमाणु ऊर्जा की बारी आई। परमाणु ऊर्जा क्या है? देश में यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का मुख्य कच्चा माल है। यूरेनियम से हम क्या करते हैं? परमाणु को संवर्धित करते हैं, मतलब उससे निकाल के उसको शुद्ध करके परमाणु का रूप देते हैं, और इससे फिर हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और इस ऊर्जा से फिर से हम उसी बॉयलर में जो पानी भरा हुआ है उसको हम हीट करते हैं, और उससे जो भाप निकलता है उससे फिर हम क्या करते हैं? संयंत्र टरबाइन को चलाते हैं और फिर हम उससे बिजली उत्पादन करते हैं। तो जो पिच ब्लेंड में पाया जाता है। भारत में यूरेनियम के विशाल भंडार हैं। फलतः पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र 1955 में तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। इसके बाद राणा प्रताप सागर केंद्र कोटा जो राजस्थान में है। सबसे पहला कहाँ परमाणु संयंत्र लगा था? तारापुर महाराष्ट्र में। कब लगा था? 1955 में लगा था। इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। इसके बाद महाराणा प्रताप सागर केंद्र कहाँ है? ये कोटा राजस्थान में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। नरौर उत्तर प्रदेश में है। ककरापारा गुजरात में है। कैगा कर्नाटक में है। कुंडनकुलम ये तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। धन्यवाद। सबने ताली बजाकर उसकी प्रशंसा की। तो ये जो परमाणु संयंत्र हैं ये सबसे पहला कहाँ लगा है? तारापुर जो महाराष्ट्र में है। और कब लगा है? 1955 में। इसको आप याद रखेंगे। और फिर ये सभी जो हैं इनको भी आप बारी बारी से 1 बार 2 बार 4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। आपको ये आने वाले समय में जब आप हाई लेवल का कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो उस समय इस तरह के सभी चीज़ों का आपको जानकारी होना मस्ट होता है। अब देखिए उद्घोषक महोदय ने पुनः कहा, दोस्तों अब आपके सामने ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के बारे में डेविड अपनी बात रखेंगे। डेविड ने स्टेज पर आकर कहना शुरू किया। अब दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा आ गया है। क्या? ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? वर्तमान समय में जो ऊर्जा का स्रोत है वो सीमित है। जब हम कोयले से बिजली को बनाते हैं तो कोयला सीमित है। जब हम परमाणु से बिजली को बनाएंगे तो परमाणु भी सीमित है। हम पेट्रोलियम से बिजली को बनाएंगे तो पेट्रोलियम सीमित है। हम जल से बिजली को बनाएंगे तो जल भी सीमित है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो असीमित हैं, जो नवीकरणीय हैं। मतलब ये सभी कोयला और पेट्रोलियम और परमाणु ये क्या हैं? ये सब अनवीकरणीय हैं। इनका नवीनीकरण नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका नवीनीकरण हो सकता है। वो क्या है? मान के चलिए हवा। हवा से जहाँ कुछ समुद्री क्षेत्रों में हवाएं 24 घंटे तेज गति से चलती हैं तो ऐसे जगह पे हवा से चलने वाले संयंत्र को लगाया जाता है जो हवा से पत्तियों को, पंखों को घुमाता है और उन पंखों से हमारा टरबाइन घूमता है और फिर बिजली उत्पादन होती है। या फिर सौर ऊर्जा से हम सूर्य की रोशनी से बिजली बनाते हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। आज जो
धूप आया वो फिर कल आना है, इस धूप को कभी ख़त्म नहीं होना है। तो ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। या फिर समुद्रों में जो लहरें उठती है, उन लहरों से जो हम शक्ति प्राप्त करते हैं और उससे जो टरबाइन चलाएंगे और उससे जो बिजली उत्पादन करेंगे, वो हमारा नवीकरणीय ऊर्जा होगा। या फिर भूमि के अंदर जो उष्मा है, उस उष्मा को हम बाहर लाके और उस उष्मा से फिर से पानी को हीट करके वाष्प बना के और उससे हम बिजली उत्पादन करेंगे, तो वो भी हमारा क्या है, नवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत में क्या है, वर्तमान समय में ऊर्जा के ऐसे कई स्रोत खोज लिए गए हैं जिसके भंडार असीमित हैं, ये कभी खत्म नहीं हो सकते, इसलिए इन स्रोतों को अक्षय स्रोत या नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। इन स्रोतों में सौर ऊर्जा किसको बोलते हैं, सूर्य की ऊर्जा, पवन ऊर्जा मतलब हवा जो मैंने आपको बताया, और ज्वारीय ऊर्जा जो समुद्र में लहरें ऐसे ऐसे उठती हैं, उनसे हम उन लहरों में जो ऊर्जा है, जो ताकत है, जो शक्ति है, उसका उपयोग करके हम मतलब टरबाइन को चलाने में उसकी मदद लेते हैं और उससे फिर हम डायनेमो को चला पाते हैं और उससे फिर हम बिजली उत्पादन कर पाते हैं। या भूतापीय ऊर्जा मैंने बताया कि जो ज़मीन के अंदर है, या फिर जैव ऊर्जा, जैविक ऊर्जा जो है उससे भी हम क्या करते हैं, हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं। तो भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा क्षेत्र जो है उसमें 20 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। तो सोलर प्लेटों की सहायता से सूर्य की गर्मी से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा संयंत्र गुजरात के भुज में लगाया गया है। ये सौर ऊर्जा जो सूर्य की रोशनी से हम आप अपने घरों में छोटे छोटे लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो उसके जो छोटे प्लेट्स होते हैं उसको धूप में रख के और हम उससे अपना वो लाइट चार्ज करते हैं और रात में फिर उसको जलाते हैं, या फिर बड़ा सा सोलर प्लेट लगाते हैं, या फिर अभी सरकार के द्वारा हर एक जगह सड़क के किनारे, पंचायत भवन के सामने या मंदिर के सामने वो सोलर लाइट का जो है लाइट लगाया गया है। तो उससे हम बिजली प्राप्त करते हैं जिसमें हमारा कोई खर्च नहीं होता है, और हर दिन सूर्य उगना है और हर दिन वो सूर्य की गर्मी आएगी और उससे हम उसको सौर ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके और हम उससे बिजली प्राप्त कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा संयंत्र गुजरात के भुज में लगाया गया है। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 किलोमीटर की गहराई जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। इस दृष्टि से पृथ्वी के भीतर ऊर्जा या ताप संग्रहित है, उस ऊर्जा को विशेष तकनीक द्वारा पृथ्वी के ऊपर लाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। एक आपने क्या, जल विद्युत, दूसरा ताप विद्युत, परमाणु ऊर्जा, गैर पारंपरिक स्रोतों में से क्या हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया। तो भूतापीय ऊर्जा से भी हम क्या करते हैं, विद्युत बनाते हैं। इस ऊर्जा का विशेष तकनीक के द्वारा हम उपयोग करके विद्युत उत्पादन करते हैं, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, लद्दाख के पुंगा घाटी तथा मध्य प्रदेश के तातापानी में इसके संयंत्र लगे हैं। क्या है, हिमाचल के मणिकरण और लद्दाख के पुंगा और मध्य प्रदेश का तातापानी में ये संयंत्र लगे हुए हैं। कौन से संयंत्र, भूतापीय ऊर्जा वाले संयंत्र। तेज बहते हुए पवन से ऊर्जा का उत्पादन पवन ऊर्जा कहलाता है। मैंने इससे पहले आपको बताया कि समुद्री किनारों पे जहाँ 24 घंटे तेज हवाएं चलती है, वहाँ बहुत बड़े बड़े ऊंचे खंभे लगा के और उसमें बहुत बड़े बड़े से पंखे लगा के उनको हवा के द्वारा घुमाया जाता है और उस शक्ति का इस्तेमाल करके फिर से डायनेमो से बिजली उत्पादन की जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। ये गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में इसके दोहन की अच्छी व्यवस्था है। ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 50,000 मेगावाट है। अब देखिए, भारत में पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता, पवन से जो चलने वाली ऊर्जा उत्पन्न होगी वो 50,000 मेगावाट होगा। गुजरात के लांबा में एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र लगाया गया है। देश के तटीय भागों में, तटीय भाग यानी समुद्र के किनारे का भाग, जहां हवाएं तेज गति से चलती है, पवन ऊर्जा विकास की अच्छी संभावनाएं रखती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है।
तमिलनाडु के तूतीकोरिन में भी पवन फार्म लगाए गए हैं। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में भी क्या लगाए गए हैं? पवन फार्म लगाए गए हैं। तटीय भागों में आने वाले ज्वार से पैदा की जाने वाली ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा होता है। मैंने आपको बताया कि समुद्र में जो लहरें आती है, जिसमें इस तरह से ऐसे ऐसे पानी होता है, तो पानी के ऊपर पे कुछ ऐसा संयंत्र लगाया जाता है कि जब पानी उठता है तो उस संयंत्र को वो ताकत देता है, और फिर वो जब नीचे जाता है तो फिर नीचे आता है, फिर ताकत देता है। तो ऐसे में जिस तरह से मशीन में इस तरह से करने से पिस्टन चलने लगता है, तो उस सिस्टम से वो चक्की को घुमाने लगता है, और उससे फिर हम अपने डायनेमो को घुमा पाते हैं, और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और बिजली उत्पन्न होती है, और उस बिजली को क्या बोला जाता है? ज्वारीय ऊर्जा बोला जाता है। भारत के तटीय भागों में इसके विकास की असीम संभावनाएं हैं। अनुमान के अनुसार देश में 8,000 से 9,000 मेगावाट संभाव्य ज्वारीय ऊर्जा है। संभाव्य क्या है? आने वाले समय में इस तरह के संयंत्र लगाने से इतने अधिक मात्रा में हम ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न कर पाने में संभव होंगे। खंभात की खाड़ी इसके लिए सबसे अनुकूल है। कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन क्षेत्र में भी ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं। कच्छ मतलब गुजरात, यानी भारत का सबसे पश्चिमी भाग, और कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन क्षेत्र में भी क्या है? वहाँ पे इस ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का बहुत सारा संभावना है। अब देखिए, संसाधन संरक्षण। डेविड ने आगे कहा, मित्रों मैं अब आपका ध्यान ऊर्जा संरक्षण की ओर भी दिलाना चाहूँगा। संरक्षण मतलब बर्बाद ना करना, उसको संचित रखना, बचाए रखना, क्योंकि ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत परंपरागत स्रोत क्षयशील एवं अनवीकरणीय है। परंपरागत स्रोत जो है वो क्या है? क्षयशील है और अनवीकरणीय है। मतलब जैसे कोयला, वो क्या है? हमारा परंपरागत है। और फिर मतलब पेट्रोलियम परंपरागत है, प्राकृतिक गैस परंपरागत है, वो क्षयशील है। मतलब जब वो खत्म हो जाता है तो फिर एक बार जब हम उसका यूज कर लेते हैं तो वो खत्म हो जाता है। वो अनवीकरणीय है, वो फिर से नहीं हो सकता है। जिस कोयले को हमने एक बार जला लिया, अब फिर वो कोयला जल नहीं सकता है। जिस पेट्रोलियम का हमने एक बार यूज कर लिया, अब वो फिर से यूज नहीं हो सकता है। परंतु इसकी आवश्यकता एवं जरूरत हमेशा रहेगी। मानव के लिए ऊर्जा आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है कि हम इन संसाधनों का संरक्षण करें। मतलब बेवजह का हम इन ऊर्जा का दोहन ना करें। कोयले को बेवजह ना जलाएं, पेट्रोलियम को बेवजह ना जलाएं, गैस को बेवजह बर्बाद ना करें। इसलिए हम लोगों को कुछ छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। संकल्प क्या लेने होंगे? कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करेंगे। विवेकपूर्ण मतलब संसाधन मतलब जिन चीज़ों का हम उपयोग करके अपने लाइफ स्टाइल को बदले हैं, या फिर हम अपने जीवन को जीने में आसान बनाए हैं, तो वो हमारे सभी क्या हैं? संसाधन हैं। तो उनका हम इस्तेमाल क्या करेंगे? विवेकपूर्ण करेंगे। मतलब चापाकल से पानी निकल रहा है तो हम 10 लीटर पानी से स्नान करने के बजाय हम क्या करते हैं? 50 लीटर पानी से स्नान कर लेते हैं। तो मतलब संसाधन, जल संसाधन का हम क्या करते हैं? और विवेकपूर्ण इस्तेमाल कर लेते हैं। विवेकपूर्ण इस्तेमाल क्या है? कि हम सावर लगा के और 5 लीटर पानी में स्नान कर लें, तो ये हमारा क्या होगा? विवेकपूर्ण इस्तेमाल होगा। हम बेवजह की गाड़ियों में इधर से उधर गाड़ी घुमाते हैं, तो ये हमारा क्या है? अविवेकपूर्ण व्यवहार है। हम विवेकपूर्ण व्यवहार क्या कर सकते हैं? कि हमें भी ऑफिस जाना है और हमारे पड़ोस के 4 लोग हैं, उनको भी ऑफिस जाना है, और सब अपने अपने कार या अपने अपने मोटरसाइकिल से जाते हैं, तो सब अपनी गाड़ियों में पेट्रोल को जलाते हैं। तो क्यों ना हम एक बाइक पे 2 लोग बैठ के जा सकते हैं, तो एक बाइक में जलने वाले पेट्रोल को हम बचा सकते हैं। तो वो क्या होगा? वो संसाधन का संरक्षण होगा, पेट्रोलियम का संरक्षण होगा। इसके विकल्पों की खोज कर उसके उपायों को बढ़ावा देंगे। बिना जरूरत ऊर्जा या विद्युत का उपयोग नहीं करेंगे। खनिज एवं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के नए भंडारों की खोज करेंगे। यानी हम इस पृथ्वी पर और भी जो कोयले के भंडार हैं, पेट्रोलियम के भंडार हैं, गैस के भंडार हैं, या फिर और भी दूसरे विकल्पों को हम खोजेंगे। ऊर्जा का खुद मितव्ययिता पूर्वक उपयोग करेंगे। मितव्ययिता, मितव्ययी क्या होता है? जिसको हम हिंदी भाषा या अंगिका भाषा में कहें कंजूस जिसको बोलते हैं, वो है मितव्ययी। मतलब बेवजह का खर्च नहीं करने वाला जो है वो मितव्ययी कहलाता है। तो इस तरह
का उपयोग करेंगे, इसके लिए अन्य लोगों को भी जागरूक करेंगे। सबने दोहराया, मतलब इन संकल्पों को सबने दोहराया। आप लोग भी संकल्प लें कि आप भी संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें। नए विकल्पों की खोज तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप पढ़ लिख के वैज्ञानिक बनेंगे तो आप भी कर पाएंगे। हम बिजली का बेवजह उपयोग नहीं करें। हम जब घर से बाहर निकलें तो अपने घर के बल्ब को बंद कर दें, घर के पंखे को बंद कर दें, घर के एसी को बंद कर दें। बेवजह गाड़ियों में इधर से उधर गाड़ी ना चलाएं। इन सब चीज़ों से बचना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ डेविड ने अपना बात समाप्त कर दिया और उद्घोषक महोदय ने धन्यवाद दिया, और इस तरह से फिर शिक्षकों को भी धन्यवाद दिया गया कि आपने बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से इस विषय की जानकारी दी है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी बच्चों को इसी तरह से आप जानकारी प्रदान करते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए इस अध्याय को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, और अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ गए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि उनको भी पता चले कि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी तरह से आपको भूगोल, ये बिहार बोर्ड का कक्षा 8 का बुक है, इसको पढ़ाया जाता है। और अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप हमारे उस चैनल को विजिट करें और ट्रांसलेशन और ग्रामर दोनों आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे फिर इसके अगले क्लास में।